नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 10 जून 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, 25 वॉल्वो बसें और 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम द्वारा 25 नई वॉल्वो बसें तथा 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिनके प्रापण के लिए प्रक्रिया जारी है। वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। प्रदेश में सीमित हवाई तथा रेल नेटवर्क के दृष्टिगत निगम की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम के संचालन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को 63 प्रतिमाह करोड़ रुपए प्रदान करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इलेक्ट्रिक बसों की विशेष भूमिका रहेगी। बैठक में प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर तथा मुख्यमंत्री के OSD गोपाल शर्मा भी उपस्थित थे। समाचार नंबर 2, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन दफ्तर सील, रेलवे बोर्ड ने की कार्रवाई। शिमला स्थित डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री के दफ्तर को कोर्ट के आदेशों के बाद सील कर दिया गया है। दरअसल रेलवे बोर्ड की ओर से यह कार्रवाई की गई है। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिमला के चौड़ा मैदान में रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग में 5 दशक से भी ज्यादा समय से डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन दफ्तर चल रहा था। साल 2014 से इस पर रेलवे बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच कब्जे को लेकर कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। शिक्षा विभाग कब्जे को लेकर कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस वजह से कोर्ट ने रेलवे बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट की जजमेंट के बाद रेलवे प्रबंधन ने डिप्टी डायरेक्टर दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारी सड़कों पर आ गए हैं। वहीं इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली का कहना है कि इस बारे में लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है ताकि कोर्ट में अपना पक्ष रखा जा सके। समाचार नंबर 3, हिमाचल न्यूज, डमटाल में प्रवासी ने दराट से काट डाली घर में सो रही नाबालिग। पुलिस थाना डमटाल के तहत पंचायत भदरोया में राजस्थान के एक प्रवासी 40 ने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की 13 को उसके घर में घुसकर दराट से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के समय राजस्थान की ही रहने वाली यह लड़की अपने घर में सो रही थी। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस थाना डमटाल में दी गई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना डमटाल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर को भेज दिया। पुलिस ने इस दौरान घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए हैं। DSP नूरपुर विशाल वर्मा ने बताया कि राजस्थान के रहने वाले व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी है। पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाना डमटाल लाया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस द्वारा मामले की जांच करने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चलेगा। समाचार नंबर 4, बिलासपुर में पहचान के डर से दंपति को ठिकाने लगा गए चोर।
जिला बिलासपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरोहा के गांव चंदपुर में बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या ने हर किसी को झकझोर दिया है। बुजुर्ग दंपति की बड़ी ही निर्दयता से अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। ऐसे में क्षेत्र के लोग इस डबल मर्डर के बाद सहमे हुए हैं। इस घटना से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। बुजुर्ग दंपति को घर में अकेला रहना महंगा पड़ गया। हालांकि बुजुर्ग दंपति के बेटे शिमला में रहते थे, लेकिन अज्ञात लोगों की ओर से इस घर पर पहले से ही नजर रखी जा रही होगी, रैकी भी की गई होगी ताकि चोरी की घटना को अंजाम दे सकें। चोरी करने आए अज्ञात चोर द्वारा इस तरह के डबल मर्डर को अंजाम दे दिया। हालांकि चोरी करने के उद्देश्य से ही यह अज्ञात लोग यहां आए होंगे, लेकिन अपनी पहचान उजागर होने के बाद बुजुर्ग दंपति को ही रास्ते से हटाने की इस निर्मम घटना को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार चंदपुर गांव में डबल मर्डर की वारदात का शिकार बने बुजुर्ग दंपति के शव खून से लथपथ हुए गौशाला में मिले। मृतक दंपति की पहचान रूपलाल 72, कमला देवी 65 के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि यह बुजुर्ग दंपति लंबे समय से अकेले ही अपने घर में रहते थे। इनके घर के आसपास भी कोई घर नहीं है, बल्कि कुछ दूरी पर इनके परिवार के सदस्यों के घर हैं। हर रोज अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मिलना जुलना भी होता था। इस बुजुर्ग दंपति के बेटे जहां शिमला में रहते हैं, वहीं पशुपालन भी करते थे, दूध बेचने का कार्य भी करते थे। गांव के अन्य लोग भी अधिकतर इस कार्य को करते हैं। सुबह के समय दूध बेचने के लिए बुजुर्ग दंपति नहीं पहुंचा, जिसके चलते परिवार का ही कोई सदस्य इनके घर में पहुंचा, लेकिन इस दौरान घर में कोई भी नहीं पाया गया। घर पहुंचे परिजनों ने बुजुर्ग दंपति को कई आवाजें लगाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो शिमला में उनके बेटों को इस बारे में सूचित किया गया। इस दौरान अन्य परिजनों को भी इस बारे में जानकारी दी गई। परिवार के साथ ही अन्य लोग भी पहुंचे और जब गौशाला में देखा गया तो इस बुजुर्ग दंपति के शव खून से सने पड़े हुए थे। दोनों के सिर में भी चोटें आई हुई हैं। तेजधार हथियार से वार कर निर्मल हत्या की गई है। घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। पुलिस ने पति पत्नी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही हत्या से जुड़े इस मामले को लेकर फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। जिला परिषद सदस्य पेरम ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में हुई हत्या की घटना निंदनीय है। पुलिस प्रशासन को हत्या के मामले में संलिप्त लोगों की जल्द से जल्द तलाश करनी चाहिए, ताकि इन हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए। समाचार नंबर 5। बिलासपुर में दीपावली जैसा उत्सव, नड्डा दूसरी बार मंत्री पद का संभालेंगे दायित्व। केंद्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दूसरी बार मंत्री पद का दायित्व संभालेंगे। एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में नड्डा ने अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले नड्डा के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रहा है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर स्थायी नियुक्ति होने तक नड्डा ही कामकाज देखेंगे। वहीं इस तापपोशी के साथ पूरे हिमाचल, विशेषकर गृह जिला बिलासपुर में भी जश्न का माहौल है। यहां बता दें कि जून 2019 से 2020 तक पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और 20 जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सचिव पद पर रह चुके हैं। नड्डा एक वकील और राजनेता हैं। नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता नारायण लाल नड्डा और मां कृष्ण नड्डा थी। उनकी शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल पटना में हुई है। इसके बाद उन्होंने बीए पटना कॉलेज और विधि संकाय HPU शिमला से LLB की है।
बिलासपुर के तीनों विधायक जिलाध्यक्ष भी पहुंचे दिल्ली। जेपी नड्डा के बेहद करीबी एवं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य स्वदेश ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल सफलतम रहा है। अब उन्हें बधाई एवं सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। प्रदेश के अन्य नेताओं के साथ बिलासपुर जिला के तीनों विधायक त्रिलोक जम्वाल, जेआर कटवाल व रणधीर शर्मा और जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान दिल्ली पहुंच गए हैं। वे भी एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पीएम के साथ 5वें नंबर पर ली शपथ। हिमाचल के सांसदों और विधायकों ने नड्डा को दी शुभकामनाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह प्रकाश नोएडा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ 5वें नंबर पर कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि भाजपा को अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। जगत प्रकाश नड्डा ने 1978 में एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति शुरू की। इसके बाद 1991 से 1994 के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 में मोदी सरकार में मंत्री बनने से पहले वह नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रहते पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2012 और 2018 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। वह पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए थे और 1994 से लेकर 1998 तक राज्य विधानसभा में पार्टी के नेता रहे। वह 1998 में फिर विधायक चुने गए। इस बार उन्हें स्वास्थ्य और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2007 में उन्हें फिर चुनाव जीतने का अवसर मिला और धूमल सरकार में उन्हें वन, पर्यावरण व टेक्नोलॉजी विभाग का मंत्री बनाया गया। 20 जनवरी 2020 को उन्हें भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन दिग्गजों ने दी बधाई। जेपी नड्डा को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल, त्रिलोक कपूर, बिहारी लाल, डा सिकंदर कुमार, राकेश जम्वाल, त्रिलोक जम्वाल, संदीपनी, कर्ण नंदा, विनोद कुमार, जनक राज, हर्ष महाजन, इंदु गोस्वामी, विपिन परमार, विक्रम ठाकुर, गोविंद ठाकुर, सुखराम चौधरी, रीना कश्यप, सूरत नेगी, वीरेंद्र कश्यप, लखविंदर राणा, राकेश शर्मा, संजय शर्मा, सुधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार, दीपराज कपूर, दिलीप ठाकुर ने बधाई दी। समाचार नंबर 6। हमीरपुर देहरा ब्लॉक कांग्रेस की सभी समितियां भंग, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने जारी किए निर्देश। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार का असर दिखना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 2 ब्लॉक की सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। इनमें से एक कमेटी कांगड़ा जबकि दूसरी हमीरपुर जिला में भंग की गई है। कांग्रेस ने नतीजे आने के बाद हाईकमान को दोनों कमेटियों के भंग करने के संबंध में प्रस्ताव भेजे थे। इन पर प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मुहर लगा दी है। तत्काल प्रभाव से हमीरपुर और देहरा ब्लॉक को भंग किया गया है। गौरतलब है कि इन दोनों ब्लॉक में आगामी दिनों में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। 2022 में दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते थे, लेकिन उनकी सदस्यता अब समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस यहां नई कमेटी गठित कर अब विधानसभा उपचुनाव की भी तैयारी करेगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो देहरा विधानसभा क्षेत्र से 54,966 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इसमें से भाजपा को 34,779 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 19,422 ही वोट मिल पाए। भाजपा को देहरा में 15,357 वोट की बढ़त मिली रही है। ऐसा ही हाल हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ है। यहाँ भाजपा को 34,519 तो कांग्रेस को 18,940 वोट मिले। भाजपा को यहाँ 15,579 वोट की बढ़त मिली है।
इन दोनों सीटों पर निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले होशियार सिंह और आशीष शर्मा नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर के साथ ही इस्तीफा सौंप चुके हैं। इन तीनों सीटों पर लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग भाजपा के पक्ष में हुई है। अब इसे आधार मानते हुए कांग्रेस ने इन विधानसभा क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देहरा और हमीरपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का नए सिरे से गठन करने की बात कही है। क्या कहते हैं कांग्रेस महासचिव? कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि हमीरपुर और देहरा ब्लॉक में बनाई गई कांग्रेस की सभी समितियों को एक साथ भंग कर दिया गया है। इनमें शामिल पदाधिकारी अब संगठन से जुड़ा कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि कमेटियों को भंग करने का फैसला हिमाचल प्रभारी सांसद राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद लिया गया। यह अनुमोदन प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भेजा गया था। इसे उन्होंने तत्काल ही स्वीकार कर लिया। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हमीरपुर और देहरा दोनों ब्लॉक कांग्रेस की संपूर्ण कमेटियों के संबंध में आदेश जारी कर दिए और अब संगठन की तरफ से इन कमेटियों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द ही इन दोनों ब्लॉकों में नए अध्यक्ष सहित नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। समाचार नंबर 7। जयराम ने बुलाई विधायकों की बैठक, कल शिमला में मीटिंग, सुधीर लखनपाल भी होंगे शामिल। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद और हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव में जीते विधायकों की शपथ से पहले नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक 11 जून को शिमला में वली पार्क सर्किट हाउस में होगी। इसके अगले दिन 12 जून को नए विधायकों की शपथ है। भाजपा विधायक दल की इस बैठक में धर्मशाला से चुनाव जीतकर आए सुधीर शर्मा और बड़सर से चुनाव जीतकर आए इंद्रदत्त लखनपाल पहली बार शामिल होंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के लिए दिल्ली गए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने तीसरी बार भाजपा और एनडीए को अपार जनसमर्थन देने के लिए देशवासियों का भी आभार व्यक्त किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक होगा। तीसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी ने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वह सभी बाकी के 2 कार्यकाल के लक्ष्यों की तरह आसानी से निर्धारित समय के भीतर प्राप्त होंगे। जयराम ठाकुर भी दिल्ली पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि तीसरा कार्यकाल बाकी दोनों कार्यकाल से अलग और ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। समाचार नंबर 8। एचआरटीसी 9 महीने बाद कल दिल्ली लेह रूट पर दौड़ेगी एचआरटीसी बस। इंतजार खत्म हो गया। मंगलवार को देश दुनिया के सबसे लंबे रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा शुरू होगी। एचआरटीसी की बस सेवा करीब 9 महीने बाद शुरू होगी। देश दुनिया के पर्यटकों को पर्यटन सीजन में बेहतरीन यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। एचआरटीसी निदेशालय से बस चलाने की अनुमति एचआरटीसी निगम प्रबंधन केलांग को मिल चुकी है। बस की समय सारणी भी तैयार की गई है। बस सेवा शुरू करने के लिए बस मात्र एक दिन शेष बच गया है। अब दिल्ली से सैलानी एचआरटीसी की बस में सफर कर लेह पहुंचेंगे। उन्हें दिल्ली से ही सीधी लेह तक बस मिलेगी और लेह से दिल्ली के लिए बस मिलेगी। बाकायदा देश दुनिया के सबसे लंबे रूट पर पहले दिन जहां बस को केलांग से 11 जून तो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, वहीं इस रूट पर पहले दिन यात्रा करने वाले यात्रियों का स्वागत किया जाएगा और उन्हें परंपरानुसार सम्मानित किया जाएगा। बीआरओ द्वारा दोनों तरफ मार्ग ट्रैफिक के लिए बहाल करने के बाद निगम प्रबंधन बस चलाने जा रहा है। सितंबर 2023 को लेह दिल्ली बस को बंद कर दिया था। अब 9 महीने बाद रूट बहाल होगा। एचडीएम बस रूट का शेड्यूल।
एचआरटीसी केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यभार देख रहे निगम के अधिकारी उमेश शर्मा ने कहा कि 11 जून मंगलवार को केलांग से सबसे लंबे रूट पर बस सेवा चलाई जाएगी। केलांग से लेह के लिए पहले दिन बस चलेगी। समय में परिवर्तन। निगम प्रबंधन की जानकारी के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए इस बस सेवा के दिल्ली से प्रस्थान समय में भी परिवर्तन किया गया है। यह बस अब केलांग में रात्रि ठहराव नहीं करेगी। नई समय सारणी के अनुसार अब यह बस दिल्ली से दोपहर 12:15 बजे तथा चंडीगढ़ से शाम को 6:10 पर चलकर प्रातः 5 बजे तक केलांग पहुंचेगी। केलांग से सुबह 5:30 पर लेह के लिए रवाना हो जाएगी। 30 घंटे का सफर। लेह से दिल्ली 1026 किलोमीटर का सफर मात्र 30 घंटों की समय अवधि में 1740 रुपए में कर सकेंगे। दिल्ली से लेह तक का सफर अटल टनल बनने के बाद अब 36 के बजाय 30 घंटों में होता है। बर्फ से लकदक पहाड़ियों से गुजरने वाली इस बस सेवा का अलग ही रोमांच है। दिल्ली लेह मार्ग पर सैलानी 16,500 फुट ऊंचे बारालाचा दर्रे, 15,547 फुट ऊंचे नाकुला दर्रे, 13,480 फुट तंगलांगला और 16,616 फुट ऊंचे लाचुंगला दर्रे का दीदार करते हैं। समाचार नंबर 9। 2 कृत्रिम झीलों से किन्नौर को खतरा, ग्लेशियर पिघलने से मंडराया संकट, तबाही का डर। किन्नौर जिला में 4,300 मीटर की ऊंचाई पर काशंग सहित सांगला कंडा में 2 ग्लेशियर झीलों की पहचान हुई है, जो कभी भी मानसून के दौरान संबंधित नदी नालों में भयंकर तबाही ला सकती है। किन्नौर प्रशासन ने इन दोनों साइट की पहचान करने के बाद एहतियात के तौर पर NRSC और सी टाइप के माध्यम से एक्सपीडिशन करवाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि हार स्थिति का माकूल जानकारी प्राप्त की जा सके। डीसी किन्नौर डा अमित कुमार शर्मा ने बताया कि किन्नौर जिला के सागनला कंडा और काशांग कंडा में ग्लेशियर पिघलने से 2 कृत्रिम झील बनने की जानकारी मिली है। जल्द ही NRSC और सी टाइप के माध्यम से एक्सपीडिशन भी किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जाएगा कि भविष्य में यदि कृत्रिम झीलें फटती है तो संबंधित नदी नाले वाले क्षेत्रों को नुकसान होगा या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश स्तर पर आगामी 14 जून को होने वाले मॉक ड्रिल के दौरान किन्नौर जिला में भी आपदाओं से निपटने के लिए 14 जून को मॉक ड्रिल का आयोजित किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में ITBP, पुलिस व होम गार्ड जवानों सहित सभी कई अन्य विभाग भाग लेंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2000 सहित 2005 में तिब्बत के परछू में बनी कृत्रिम झील टूटने से सतलुज नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे किन्नौर, रामपुर बुशहर सहित तत्तापानी आदि कई क्षेत्रों में भयंकर नुकसान हुआ था। उन दोनों घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के साथ कई करोड़ों रुपए की सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। आशंका जताई जा रही है कि यदि काशांग सहित सांगला कंडे में बनी कृत्रिम झीलें टूट जाती हैं, तो भारी तबाही भी मच सकती है। ऐसे में किन्नौर प्रशासन ने प्राइमरी स्तर पर ही इन कृत्रिम झीलों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, ताकि इन घटनाओं को टाला जा सके या नुकसानी के आंकड़े को कम से कम किया जा सके। समाचार नंबर 10। बद्दी में फॉयल पेपर उद्योग में आग, अचानक सुलगी चिंगारी ने मचाई तबाही, करोड़ों का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत किशनपुरा में फॉयल पेपर निर्माता उद्योग अरिहंत पैकवेल में भीषण आग से करोड़ों का नुकसान हो गया। अग्निकांड से उद्योग की करोड़ों की मशीनरी, कच्चा व तैयार माल स्वाह हो गया। दमकल कर्मियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के उद्योगों को आग की जद में आने से बचाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। समाचार लिखे जाने तक उद्योग में आग अभी भी सुलग रही थी। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात अरिहंत पैकवेल उद्योग में अचानक आग लग गई। उद्योग के एक कोने से उठी आग की लपटों ने कुछ ही पलों में 3 मंजिला उद्योग को अपनी चपेट में ले लिया।
सूचना मिलते दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अग्निकांड से 2 मंजिलों में लगी आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तीसरी मंजिल में कच्चे माल में लगी आग रह रहकर सुलग रही है। आग से कंपनी की मशीनें, तैयार व कच्चा माल जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आसमान छूती आग की लपटों के बीच आसपास के उद्योगों को बचाने के लिए बद्दी के अलावा नालागढ़ के 2 व टीवीएस कंपनी से 1 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और सुबह 9 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। दमकल केंद्र बद्दी के लीडिंग फायरमैन मस्तराम ने बताया कि किशनपुरा में फॉयल पेपर प्रिंट यूनिट में आग लग गई। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।